नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, अपनी पढ़ाई को भी टाइम दे रहे होंगे। एस.एन. गर्ल्स बीएड कॉलेज की यूट्यूब की लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सहायक आचार्य पूजा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। बीएड सेकेंड ईयर का एक समावेशी विद्यालय का निर्माण, जिसके अंतर्गत हम RTE 2009 को पढ़ रहे थे। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि आज़ादी से पहले ही हमें शिक्षा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया गया था, जिसको लेकर 1910 में ही गोपाल कृष्ण गोखले जी ने आवाज़ उठाई थी। आज़ादी के बाद भी इसकी निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया गया था, लेकिन 1997 में ही इस शिक्षा को लेकर आवाज़ तीव्र होती गई और सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के पश्चात अनुच्छेद 45 में से सम्मिलित किया गया और 86 संविधान संशोधन 2002 को हुआ था, जो कि मूल कर्तव्य के रूप में 11वें के मूल कर्तव्य के रूप में से सम्मिलित किया गया था। इसके अंतर्गत कुल 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अभी तक हमने 2 अध्याय पढ़ लिए हैं, जिसके अंतर्गत हमने 5 धाराओं का वर्णन किया था या उनको पढ़ा था। अब हम अध्याय 3, जिसका नाम है समुचित प्राधिकारी व माता पिता के कर्तव्यों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत हम धारा 6 का वर्णन करेंगे, जिसमें ये लिखा है कि कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर ही जहाँ पर बच्चे रहते हैं वह आसपास में स्कूल होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल तो अवश्य ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में वह प्राइमरी स्कूल की स्थापित करे और 3 किलोमीटर दायरे के अंतर्गत वह अपर प्राइमरी अर्थात 8वीं तक की स्कूल की व्यवस्था को सुनिश्चित करे। ये यहाँ पर हमारी धारा 6 में इसका वर्णन किया गया। अब बात करते हैं धारा 7 की, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर धन की सुनिश्चितता को उपलब्ध करवाए, अर्थात स्कूलों को मिलने वाला फंड या धन, जिसके अंतर्गत स्कूलों में बिना किसी रुकावट के अध्ययन हो सके, वहाँ पे सुविधाएं मिल सके। इसके अंदर केंद्र और राज्य सरकारों का कुछ हिस्सा आवंटित किया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार 70% और राज्य सरकार 30% तक का खर्चा वहन करेगी। लेकिन हम इसी कानून की बात करें तो पूर्वी उत्तरांचल की बात करें तो वहाँ पर केंद्र सरकार का 85% अर्थात 85% और 15% वहाँ की राज्य सरकारों के द्वारा वहन किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर भौगोलिक आर्थिक विषमताएं ज़्यादा है। इस कारण से वहाँ पर केंद्र सरकार ज़्यादा फंड देती है या अनुदान भेजती है। अब हम इसी धारा 7 के अंतर्गत ही पॉइंट 2 की बात करते हैं तो केंद्र इस कानून को लागू करने के लिए आवश्यक खर्च का आकलन करेगा। अब केंद्र का ये दायित्व बनता है कि RTE 2009 को वह किस तरीके से लागू करे और इसमें होने वाले खर्चे का भी वो आकलन समय समय पर करता रहे। नंबर पॉइंट 3, केंद्र राज्य की सलाह पर सहमति के आधार पर ही अनुदान देगा। केंद्र राज्य वहाँ की राज्य सरकारों से सलाह लेगा और उसकी सहमति के आधार पर ही अनुदान देगा। आज मैं आपको इसी के बीच एक करंट का सवाल बताती हूँ। कल हमारे अशोक गहलोत जी की एक बैठक हुई थी, जिसके अंतर्गत RTE 2009 को लेकर एक नया संशोधन किया गया है। अभी तक 25% सीटों पर जिन माता पिता की आय 1 लाख होती थी उन्हीं के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था, लेकिन 8 मई 2020 को इसकी राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख तक कर दिया गया है। अब जिन माता पिता की सालाना आय 2.5 लाख तक है, उन बच्चों को 25% तक आरक्षण वाली सीटों पर प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अब हम इसी के अंतर्गत पॉइंट नंबर 4 के बारे में पढ़ते हैं। केंद्र राज्य को अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने की आवश्यकता का प्रशिक्षण करने के लिए वित्त आयोग को निर्देश देगा। अब केंद्र सरकार उसे अनुदान तो देगा, लेकिन वो राज्य इसमें कितना खर्चा उतरते हैं, वो संसाधनों का कितना उपयोग करते हैं, इन सब की जांच करने के लिए वह एक वित्त आयोग का गठन करता है। केंद्र राज्य को निधियां प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात केंद्र राज्य सरकार को
पैसे उपलब्ध करवाने के लिए या फंड देने के लिए उत्तरदायी होगा। हर हाल में केंद्र को राज्य को पैसा देना ही होगा। अब नंबर 6, केंद्र सरकार के दायित्व है कि वह पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करे, प्रशिक्षण के लिए मानक विकसित करे, नवाचार, अनुसंधान, प्लानिंग क्षमता परिवर्तन करने के लिए तकनीकी सहायता व संसाधन उपलब्ध करवाए, अर्थात समय के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है। ICT, ऑनलाइन क्लासेज आदि भी व्यवस्थाएं करेगा और वह नवाचार और रिसर्च को भी वहाँ पर ज़्यादा बढ़ावा देगा। ये तो धारा 7 में कहा गया। अब धारा हम 8 की बात करते हैं, जिसमें राज्य सरकार के कर्तव्य बताए गए हैं। राज्य सरकार 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था को लागू करेगा, वो उसको सुनिश्चित करेगा। नंबर 2, प्रत्येक बच्चे की 6 से 14 वर्ष तक की उसकी प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व होगा। और राज्य सरकार का तीसरा दायित्व ये बनता है कि बच्चों के लिए आसपास ही स्कूल की व्यवस्था हो, और नहीं है तो वह उन स्कूलों की व्यवस्था करता है। कमज़ोर व पिछड़े वर्ग के बालकों के प्रति भेदभाव न हो। अब जब स्कूल में सभी तरीके के बालक पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रवेश के लिए कमज़ोर व पिछड़े बालकों में किसी प्रकार का सामाजिक व आर्थिक भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना। अब राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है कि स्कूलों को आधारभूत सुविधाएं प्रोवाइड करवाए या उनको उपलब्ध करवाए, जैसे भवन, प्रशिक्षण के लिए सामग्री और अन्य संसाधन वह स्कूलों को उपलब्ध करवाए। नंबर 6, आयु के अनुरूप प्रवेश लेने वाले बच्चों को भी वह इस तरीके से तैयार करे कि वह अपने समानार्थी बालकों के अनुरूप शिक्षा को प्राप्त कर सके। नंबर 7, प्रत्येक बालक का स्कूल में प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः सुनिश्चित करेगी। अर्थात राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है कि वह अपने वहाँ पर ऐसी व्यवस्था करे कि प्रत्येक बालक स्कूल में प्रवेश लेने के बाद में उसकी उपस्थिति को भी सुनिश्चित करेगा, और वह समय समय पर मॉनिटरिंग करेगा कि बच्चे स्कूल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आ रहे, सभी कारणों की जाँच करवाएगा। नंबर 8, पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम को तय करना, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा करना। अब 8वीं तक की स्कूलों का राज्य सरकार के द्वारा ही पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम तय किया जाता है, जिसकी SIRTE उदयपुर में संस्थान है जो 8वीं तक के पाठ्यक्रम को संचालित करती है। इसके अंतर्गत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा, अर्थात शिक्षकों को नवाचार के लिए प्रेरित करना और समय समय पर उनको डाइट के अंतर्गत नवाचारों के लिए प्रेरित करना, प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करवाना आदि भी राज्य सरकार का उत्तरदायित्व बनता है। आज के लिए इतना ही, आगे का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।